नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, सचिव साहित्य उन्नयन। आज अपने नए कार्यक्रम काव्य संवाद साहित्य उन्नयन के साथ में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य एकमात्र सिर्फ यही है कि हम सबके जीवन शैली, का जो सफ़र है, वो अलग-अलग होता है और ऐसे में अगर एक रचनाकार की जुबानी उसके अपने सफ़र को जानने का मौका मिले और उसकी कुछ रचनाओं को जानने का मिले, उनके सफ़र से हमें कुछ सीखने को मिले, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कवयित्री श्रीमती नीलम दुबे जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार स्मिता जी, अ, बहुत बहुत मैं स्वागत है आपका भी। जी, जी, धन्यवाद। नीलम जी, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं कि जितनी सरल और जितनी ये सिंपल हैं अपने चीज़ों में, अपने वेशभूषा में, अपने लुक में, उतना ही विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं ये अपनी रचनाओं में। जितनी भावुक हैं और जितनी संवेदनशील हैं, वो उनकी रचनाओं में स्वतः ही दिखती हैं। तो आपके सफ़र को हम आपके ही मुख से जानना चाहेंगे नीलम जी कि कैसे आपका इधर की तरफ रुझान हुआ कि मैं रचना करूँ, मैं अपनी कविताएँ, अपने संवेदनाओं को इस तरह से व्यक्त करूँ और इस बारे में आप अपने बारे में कुछ खुद से ही बताइए, तो बेहतर होगा। स्मिता जी नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद मंच का। और इस नए कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद। ईश्वर की कृपा बनी रहे, आगे बढ़ता रहे। और स्मिता जी, ऐसा है कि अभी मैंने, आप ये कह सकते हैं, आपने तो बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में। और ये चीजें जो है, मैं तो अपने आप को अभी काव्य के क्षेत्र में एक बहुत ही छोटा समझती हूँ। इस क्षेत्र में अभी बस सीख रही हूँ। ये कहना चाहूंगी कि मैंने अभी तक जो कुछ भी मेरी रचनाएं आई हैं, वो मैंने जो सीखा है वो लिखा है, जो देखा है वो लिखा है, जैसी परिस्थितियां रही उस हिसाब से लिखा है। और इसमें शुरुआत के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मेरी शुरुआत जो हुई, मैं बचपन से ही, मुझे कविता का बड़ा शौक रहा। मतलब शुरू शुरू में पहले जो पाठ्यक्रम में कविताएं हुआ करती थी, उनको पढ़ना, बार बार पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। काव्य पाठ करना स्कूल में काफी अच्छा लगता था। और ये जो काव्य का बीज है ना, ये मेरे अंदर, मैं ये कहूंगी कि ये अचानक नहीं आया। ये कहीं ना कहीं ये मेरे पिता में है, मेरे दादाजी में था। और मैं अपने दादाजी के साथ काफी कार्यक्रम में जाया करती थी बचपन में। छोटी छोटी सभाएं होती थी, गोष्ठियां होती थी जिनमें जाना होता था। और ये जो आज काव्य पाठ वगैरह ऑनलाइन हो रहे हैं सब कुछ, वो सब उस समय ऐसे होते थे, छोटे छोटे मंचों पर होते थे। तो मैं पैदा हुई कलकत्ता में। और जैसा कि आप भी जानती हैं, हम दोनों ही गोरखधाम बाबा गोरखनाथ की धरती से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ। और पिता की नौकरी वहीं थी, दादाजी वहीं रहते थे, वहीं नौकरी करते थे, तो उनके साथ साथ जाना। और मेरे दादाजी जो थे ना, वो बहुत ही सामाजिक थे। और काफी समाज के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना, आना जाना, तो उनके साथ 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 जाने में, और वो जो रुचि बढ़ती गई। और चलिए, अ, ऐसे ही शुरुआत होता है, कहीं न कहीं से बीज भी होता है, तो मैं समझ सकती हूँ इन बातों को क्योंकि इसमें तो मैं भी ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अलग हूँ, हालाँकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था फिर भी। साथ ही जो है आज के दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी आपकी अधिक से अधिक कविताओं को, आपकी रचनाओं को सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी आप उन रचनाओं का ज़िक्र करिए जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और जिसको आपने मतलब लिखने के बाद एक होता है ना कि हम किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं कि ये हमने क्या किया। तो उस तरह की कुछ रचनाएँ अगर आपके पास हैं और तो आप कृपया उसको प्रस्तुत करें। मैं आपको सबसे पहले, जैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं ना, बचपन से मेरा जुड़ाव बहुत ज्यादा रहा है। तो और अभी भी बच्चों से मेरा लगाव बहुत ज्यादा रहा है।
तो मैंने उस पर एक कविता लिखी थी, मैं आपको वो सुनाती हूँ। और जी। जो दर्शक हमसे जुड़ने वाले हैं, मैं उनको वो भी सुने, उनको पसंद आएगी। और कविता है कि बचपन की गठरी सर पर ताउम्र ढोना चाहती हूँ। बचपन की गठरी सिर पर ताउम्र ढोना चाहती हूँ। माँ तेरी गोद में फिर सर रख कर सोना चाहती हूँ। माँ तेरी वाह गोद वाह। में फिर सर रख कर सोना चाहती हूँ। और जश्ने बड़प्पन मनाती रहे दुनिया, जश्ने बड़प्पन मनाती रहे दुनिया। मैं बचपन की बाहों से लिपट के रोना चाहती हूँ। बचपन की गठरी सिर पर ताउम्र ढोना चाहती हूँ। वाह। छिपाता रहे शहर खुद को, छिपाता रहे शहर खुद को नकाबे ईमानदारी में। छिपाता रहे शहर खुद को नकाबे ईमानदारी में। मैं बचपन के आइस पाइस वाला चोर होना चाहती हूँ। मैं बचपन की गठरी बहुत से सुंदर, बहुत सुंदर। ताउम्र ढोना चाहती हूँ। तो मुझे नहीं बहुत। लगता कि बचपना किसी के दिल से कभी भी जाता है। एक ना एक बच्चा छिपा रहता है अंदर। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही मतलब बात। ये है कि बड़प्पन और समझदारी दोनों को कर कैद कहीं, बड़प्पन और समझदारी दोनों को कर कैद कहीं। मैं बेपरवाह खिलखिलाहटों का दौर जीना चाहती हूँ। बचपन की गठरी सिर पर ताउम्र ढोना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो मुबारक तुम्हें, हो मुबारक तुम्हें सफलता की सीढ़ियां। हो मुबारक तुम्हें उम्र और सफलता की सीढ़ियां। मैं तो उस नन्हे दौर में फिर से फिसलना चाहती हूँ। बचपन की गठरी सिर पर ताउम्र ढोना चाहती हूँ। माँ तेरी गोद में फिर सर रख कर सोना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और मैं आपको बताऊँ अपने बारे में हाँ, कि मैं मतलब अब ये क सीखना जी, मैं जी। आपके बारे में जितना जानती हूँ, और मैंने आपकी काफ़ी ग़ज़लें पढ़ी हैं और सुनी हैं, और आपकी कविताएँ पढ़ी हैं, सुनी हैं, और आपकी एक बचपन वाली कविता जो है, अगर आप सुनाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं आपको उसी के बारे में बता रही थी कि आपकी ये कविता सुन करके ना मुझे याद आ गया कि कैसे मिलता-जुलता सा मैंने भी कुछ लिखा हुआ है। और सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ जो है राजकुमार सेवक जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। और बहुत ही विद्वत जन हैं वो, आपने उनको सुना होगा। राजकुमार सेवक जी की हाँ, मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतना बहुत ही कम होगा। वो लिखते हैं कि विदुषी द्वय का हमारी ओर से स्नेहाभिनंदन। आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन आदरणीय। और महबूब अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाह! क्या कविता है, वो देखिए आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। बहुत सुंदर कविता है भी आपकी। और साथ ही जो है बहुत सुंदर रचना बचपन की गठरी ताउम्र ढोना चाहती हूँ। बहुत सुंदर रचना आपकी। हाँ, जैसा कि आप बोल रही थी और मैं भी बोल रही थी कि हाँ, मैंने भी बचपन पे लिखी तो है और मुझे याद भी आ रहे हैं। 1 मिनट, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ आपके कहने पे। बहुत याद आता है बचपन का गुज़रा ज़माना, बहुत याद आता है बचपन का गुज़रा ज़माना, मेरा रूठ जाना और माँ का मनाना। वो गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना। अभी क्या होता है कि जब छुट्टियाँ होती हैं तो हम लोग प्लान करते हैं, हालाँकि ये तो कोरोना की वज़ह से ये साल तो चला गया घर में कैद होकर के। लेकिन वैसे आम तौर पे हम लोग प्लान करते हैं कि कहीं घूमने जाएँगे बाहर। लेकिन जब हम छोटे थे ना, तो हमें सोचना ही नहीं था कि हम क्या करेंगे। गर्मी की छुट्टियों का मतलब है कि नानी के घर जाना ही है। 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, कभी-कभी तो 1-1 महीने के लिए भी। तो वो उसपे है कि वो गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना, वो बारिश के पानी में नाव चलाना, वो हम भाई बहनों का झुंड पुराना, वो हम भाई बहनों का झुंड पुराना, वो हर रात नानी का किस्सा सुनाना, वो किस्से में राजा रानी का फसाना, वो किस्से में राजा रानी का फसाना, वो परियों की बातें और सुग्गे का दाना, हाँ, वो छुपन छुपाई और मिट्टी का खिलौना, वो गुड़िया की शादी में धूम मचाना, वो गुल्ली डंडा का खेल पुराना, वो दौड़ते हुए झट से पेड़ पे चढ़ जाना, वो पल में रूठना और पल में मान जाना, वो बचपन के मित्रों का साथ सुहाना,
वो चंपक, वो नंदन, वो चंदा मामा, वो चंपक, वो नंदन, वो चंदा मामा, याद करो अपने बचपन हाँ, को, तो बिल्कुल याद याद आएगा है। आपको भी। थोड़े दिन पहले वो मैंने सुना शायद चंपक बंद हो गई, तो मुझे मतलब सालों पहले छोड़ दिया था, पर मुझे बहुत बहुत दुःख बहुत हुआ। तकलीफ हुई थी। हाँ, वो चंपक, वो नंदन, वो चंदा मामा, वो हर इतवार दूरदर्शन पर रामायण का आना, वो मिलना बिछड़ना, चिट्ठियों का ताना बाना, अक्सर याद आता है बचपन का गुजरा जमाना, अक्सर याद आता है बचपन का गुजरा जमाना। तो ये आपके बचपन के कविता पे मेरी याद आई हुई मेरे बचपन की कुछ कविताएं, मेरे कुछ पल। तो हाँ, मैंने ये सुन रखी थी, और अगर आप मुझे अभी इजाज़त दें तो मैं इसमें 2 लाइन जोड़ देती हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल, स्वागत है आपका। इस दौर को क्या समझेगा ये नेटफ्लिक्स का ज़माना। क्या बात है। तो ये जो दौर है, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब ये दौर वापस आएगा कभी। तो एक कवि ने कहा है कि हम संक्रांति काल के लोग हैं। तो मुझे भी ये बात एकदम अक्षर सही लगी कि हाँ, ये सही बात है कि हम संक्रांति काल के लोग हैं। बिल्कुल, सही बात है, एकदम सही बात है। साथ ही हमसे जुड़े हुए हैं रेहान खालिक जी। मैं फटाफट से ना कुछ लोगों के कमेंट्स भी लेती रहती हूँ ताकि उन्हें लगे कि वो हमसे जुड़े हुए हैं। रेहान खालिक जी हैं, वो लिखते हैं वाओ अमेजिंग। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना, देखिए रुचिका जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अरुणा पाठक पाठक जी जुड़ी हुई हैं, ऋचा गौर जी जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और साथ ही हैं हमारे साथ देखिए राजकुमार सेवक जी की लगातार उनकी कुछ न कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। बिल्कुल, मतलब मैंने इनके 2 आपने 2 बार इनका 2 भाग आया था, मैंने देखा, और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, और बिल्कुल। मैं उनको सर को प्रणाम करने से रोक ना सकी। जी, जी, जी। हैं। नहीं, नहीं, बहुत अच्छे हैं वो, और उनकी बात मतलब ऐसे ना, यही तो एक इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जैसे हम किसी से भी कुछ सीख सकें ना। हम अपने छोटी से पहले का क्या था कि एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी जिसमें दादा-दादी भी हैं, चाचा-चाची, ताऊ-ताई और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि खूब सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन अभी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है। कोई मजबूरी में तो कोई जो है अपने शौक से। कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि हम लोग रहते क्या है, मम्मी पापा और 2 बच्चे, यही परिवार है। और जो जो भी कह लो कि इन्हीं लोगों के बीच में, और ये महाराज कोरोना की वजह से वो और सिमट करके रह गया, जो अड़ोस पड़ोस और जो और लोगों से हमारी बातें होती थी वो भी बंद हो चुकी हैं। तो यही 4 लोगों के बीच में चाहे आप जितनी भी बातें कर लीजिए, तो इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य भी है कि हमें दूसरों से क्या कुछ ना सीखने को मिलता है, तो हमें सीखना भी चाहिए कि हमारे अपने सोच में बहुत परिमार्जन होता है। अच्छा, लगातार ये लोग जो हैं, बुद्धि सागर गौतम जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। नमन मंच, नमन आपको मंच की तरफ से, हमारी तरफ से। अनिल कुशवाहा जी हैं, सुमित सिंह जी हैं, और सरिता यादव जी हमसे जुड़ी हुई हैं, सविता सिंह, सूर्यवंशी जी जुड़ी हुई हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सभी लोग हमसे एकदम अंत तक जुड़े रहेंगे। चलिए नीलम जी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपके बारे में कुछ और जानते हैं, कुछ और बातें, कुछ और रचनाएं, कुछ संस्मरण, कुछ बातें हो आप अपने बारे में तो जरूर बताइए हमारे दर्शकों को और मुझे भी। स्मिता जी, आपने संस्मरण शब्द कहा, तो एक संस्मरण है, मैं आपको सुनाती हूँ। मतलब ये बहुत ही टची है मेरे लिए, और जहाँ से आप सही मायने में कहें ना, तो मेरे काव्य की शुरुआत यहीं से हुई थी। मैं बहुत जी। छोटी थी, मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैं कौन सी क्लास में थी, शायद 8 या 9 क्लास में। तो उस वक्त कलकत्ते में एक बड़ा बाजार पुस्तकालय हुआ करता था, आज भी है, बड़ा बाजार लाइब्रेरी, बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय नाम था। और वहाँ के जैसे आप इस मंच के सचिव हैं, वहाँ सचिव थे श्री जुगल किशोर जी जैथलिया, जो अब नहीं रहे हमारे। ने मुझे कहा था ना कि बेटा रुकना मत, आगे बढ़ना। तो वो चीज, और मैंने उनको सुनाया क्या था, वहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम था और बसंत पंचमी का दिन था, मैंने वहाँ सुनाया था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं मैं बहुत पढ़ा करती थी, उनकी किताबें पढ़ा करती थी, और मेरे दादाजी एक समय में उनके बॉडीगार्ड भी रहे हैं। तो एक ना
अपरिचित सा परिचय था उनके साथ। तो मैंने उनकी ही कविता में उनसे ही कुछ सवाल किए थे, वो मैंने वहां सुनाया। कि आपने सुना भी होगा कि उनकी लाइन थी, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। बहुत तो बहुत, उस हाँ समय कुछ बिल्कुल। ऐसा हुआ था कि वो हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, उनसे कुछ वो दोस्ती या सुलह की बातचीत चल रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था। तो मैंने उस समय, मुझे जितनी बुद्धि थी, जितना ज्ञान था, उस हिसाब से मैंने लिखा कि वो लिखते हैं और उन्हीं की भाषा में मैं लिखती हूँ, और उनको सुनाने के लिए मैंने लिखा था कि काल के कपाल पर आप लिखते मिटाते हैं, गीत नया गाते हैं। कश्मीर पर काल छाया हुआ है, बेगुनाहों की आंखों में समाया हुआ है। कब उस घाटी को बेखौफ बनाएंगे, कब तक काल के कपाल पर यूं ही लिखेंगे मिटाएंगे। तो मैं क्या बहुत बात है। अपने आप को तुच्छ समझती हूँ, और पता नहीं कोई बात आहत हुई और शब्दों में नहीं। आपने सुना होगा कि कभी महाभारत में धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने के लिए बुलाया था, ताकि वो उसे चूर चूर कर सके, और श्री कृष्ण ने पुतला भेजा। तो उस पर मैंने यहाँ भी एक लाइन जोड़ी थी कि अब भी अगर आप चाहें दोस्ती तो जाएं, जाकर गले मिलें, किंतु संभलना मुझे उस रूप में धृतराष्ट्र दिखाई पड़ते। क्या लास्ट में बात है, मैंने क्या बात है। क्षमा मांगी, और उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की कविता में मैंने क्षमा मांगी कि ठन गई आज आपसे मेरी, ठन गई, ठन गई आज आपसे हाँ, मेरी, मौत से ठन गई। हाँ, मेरा इरादा न था। बिल्कुल आपने सुना है वो लाइन को कि बिल्कुल। मौत मैंने से ठन मैंने गई। मुझे लगता है कि मैंने सारे सुने होंगे। कुछ गलती हाँ, से रह गए होंगे तो बात अलग है, अदरवाइज मेरी कोशिश उन्हीं रहती है कि मैं सबको बस सुनूं। उन्हीं शब्दों में मैंने कहा था कि ये मेरे जीवन का बहुत बढ़िया संस्मरण है कि ठन हम्म, गई आज आपसे मेरी, ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, कविता में आपसे इस मोड़ पर मिलूंगी, इसका वादा ना था। आज मैं आपके सामने खड़ी हो गई, यूं लगा कि अपनी उम्र से बड़ी हो गई। किंतु ऊंचे वाह पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, किंतु ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, घास नहीं जमती, जमती है तो सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफेद होती है। अतः वाह हे महामहिम, मुझे जान बुद्धिहीन, पुनः चमको हे दिनकर, पुनह चमको हे दिनकर। तो ऐसा लगता है कि हाँ, अद्भुत और अद्भुत। लगता है, और मतलब एक विश्वास सा है कि आशा है कि शायद अटल जी जैसा दिनकर पुनः चमके। और इस कविता के बाद वहां मुझे जो सम्मान दिया गया, और वो सम्मान मैं कभी नहीं भूलती। और बस वो दौर था, उस दिन के बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे लिखना चाहिए। नहीं, तो और मतलब अगर आप नहीं लिखती ना, तो ये आपके लिए पता नहीं, लेकिन हम जैसे सुनने वालों और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ रह जाता। हमारे मैं श्रोताओं तो में बहुत भी। आश्चर्यचकित हूँ कि इस छोटी सी उम्र में जहाँ से आपने अपना जिक्र शुरू किया हाँ, था, उस उम्र में इतना संवेदनशील होना और इस तरह से सोचना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो विलक्षण हमें विलक्षण प्रतिभा जो है ना, वो उम्र की दरकार नहीं होती उसको। बहुत अच्छी रचनाएं और बहुत अच्छी सोच, जैसा कि मैं आपको जितना जानती हूँ, इसीलिए मैंने कहा भी था कि मतलब अद्भुत है आपकी रचना और आप अपने आप में। तो और हमारे साथ देखिए जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका भी यही कहना है। और ये सब लोग मेरे देखिए रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और कहते हैं सुंदर सब बहुत संयोजन बहुत वेरी। धन्यवाद, हाँ, सभी श्रोताओं का हाँ। धन्यवाद कि वो आए हैं सुनने। देखिए राजकुमार सेवक जी भी कहते हैं कि बहुत सुंदर काव्यमय प्रत्युत्तर अटल जी की ही भाषा में। मैं भी कहूंगी कि मैं तो खुद भाव विभोर भी हो गई और आश्चर्यचकित भी हो गई कि उस छोटी सी उम्र में इस तरह से सोच पाना बहुत बड़ी बात है। मुझे अभी तक याद है वो किताब जो मैं बहुत पढ़ा करती थी, कि मेरी 51 कविताएं शायद, एक, हम्म, अगर मैं सही हूँ हाँ तो हाँ उस हाँ किताब हाँ, का नाम था मेरी बिल्कुल 51 बिल्कुल, कविता। हाँ, नहीं नहीं, आप एकदम सही है। काफी कुछ था उसमें, 15 अगस्त का दिन कितना, गगन में लहरता है भगवा हमारा, बहुत कुछ। हाँ, बहुत। चलिए, और मुझे पता है कि आपके पास जो है शब्दों का खजाना है, बहुत सारी बातें हैं आपके पास में। और अपनी कुछ रचनाओं के साथ हमें और जोड़िए। मैं जैसा क्या बताऊं, मैं
एक संवेदना के तौर पर एक संवेदनशील कविता सुन लीजिए, काफी टची, जो मैंने माँ पे लिखी थी। और कि माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। तो ये हमारे यहाँ होता है ना, जब बेटी वापस ससुराल से आती है छुट्टियों में, फिर मायके जाती जी। है, तो माँ ना वो ये करती कि भाई जो ले जाना है ले जा। तो माँ ने हम्म। मेरी कुछ साड़ियां रखी कि इसमें से जो पसंद हो ले जा। तो मैंने बोला माँ मुझे तो यही पसंद है जो तुमने इस वक्त पहन रखी है, और वो मैं ले आई। तो उस पे एक कविता है कि माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ, 5.5 मीटर में सारी दुनिया समेट लेती हूँ। माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। कमर से पैर तक की एक बराबर प्लेटों में, कमर से पैर तक की एक बराबर प्लेटों में, माँ मैं तेरा कायदा सलीका सामंजस्य पाती हूँ। कांधे से सर तक ओढ़ आंचल तेरी पहनी साड़ी का तेरी पहनी साड़ी का, माँ मैं गरिमामयी ममतामयी और धन्य हो जाती हूँ। तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। तो वाह। वो साड़ी भी मेरे पास है, और ये बिल्कुल मैंने कहा ना कि मैं, कोई पूछे किस विधा की कवि हो, तो मैं यही कहूंगी कि मैं परिस्थिति की कवि हूँ। जो सामने आया दिल को छू गया, लिख दिया, कुछ ऐसा। तो आईने बहुत पर अद्भुत। चिपकी तेरी पुरानी एक बिंदी, अक्सर माँ की बिंदियां आईने पर चिपकी होती हैं। तो हाँ आईने बिल्कुल। पर चिपकी, अब हमारी आदत हो गई है। हाँ बिल्कुल, आईने पर चिपकी तेरी पुरानी एक बिंदी, जैसे ही खुद की ललाट पर लगाती हूँ। आईने पर चिपकी तेरी पुरानी एक बिंदी, जैसे ही खुद के ललाट पर लगाती हूँ। छोटी सी बिंदी में तेरी कसम माँ, छोटी सी बिंदी में तेरी कसम माँ, मैं अपने ब्रह्मांड का अक्स देख पाती हूँ। देख पाती हूँ कि कैसे तू पृथ्वी बन करके दिन रात मेरे ही चक्कर लगाया करती थी। मेरी जरूरतों को अपना धर्म कर्म मान, मेरे सोने पर सोती जगने पर जाग जाया करती थी। माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। वाह। तेरे पैरों की उतरी पायल, तेरे पैरों की उतरी पायल जो खुद के पैरों को पहनाती हूँ, अक्सर कदमों को दहलीज के भीतर ही पाती हूँ। तेरे पैरों की उतरी पायल जैसे ही खुद के पैरों को पहनाती हूँ, अपने कदमों को अक्सर दहलीज के भीतर ही पाती हूँ। तेरी आंखों में लगता काजल खुद की आंखों में लगाकर, आंसुओं के लिए हर रोज एक दायरा बनाती हूँ। माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। वाह। तेरे होठों पर लगती लाली, तेरे होठों पर लगती लाली खुद के होठों पे लगाकर, तेरे होठों पे लगती लाली खुद के होठों पर लगाकर, हर परिस्थिति में मुस्कुराने का हुनर सीख पाती हूँ। माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ, 5.5 मीटर में सारी दुनिया समेट लेती हूँ। सारी अद्भुत दुनिया। अद्भुत। बहुत बहुत सुंदर। और कहते हैं ना, मतलब एकदम छूने वाली जो शब्द विन्यास है आपके, और भावुक तो खैर आप हैं, वो आपकी रचनाओं में स्वतः ही कोई भी पढ़ करके सुन करके इस बात को कह सकता है, तो मैं क्या अलग हूँ। लेकिन ना कहते हैं कि हम लड़कियों की जिंदगी जो है ना, बहुत अजीब सी होती है, कि पैदा कहीं होते हैं और जिंदगी भर जिसको हम कहते हैं ना मेरा घर, सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं कि हाँ मेरे घर आना। एक दिन अचानक कुछ सालों के बाद, बड़े होने के बाद अचानक से पता चलता है, अरे ये तो मेरा घर ही नहीं है, ये तो मायका है। ये कितना अजीब सा होता है कि उस समय इस चीज को एक्सेप्ट करना, इस चीज को समझना और अपने आप को उस तरह से ढालना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है हम लड़कियों के जीवन में। और हालाँकि कह सकते हैं कि हम लोग की परवरिश ही कुछ ऐसी होती है कि बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक पौधे को भी एक जगह से दूसरी जगह पे अगर रोपोगे ना, तो कुछ समय तो लगेगा उसको वहाँ बिल्कुल सँभलने में, उस परिस्थितियों में। तो मुझे एक याद आ रहे हैं, मैंने मतलब इसी बीच लिखा होगा शायद, कि अच्छा। मायका पे, मैं सुनाती हूँ। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए, बहुत।
चलिए मैं एक और आपको सुनाती हूँ कि मम्मी, जैसा कि माँ का ज़िक्र हो रहा था, तो है कि मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जिस तरह से आपने कहा कि एक 5 मीटर साड़ी में आपकी पूरी दुनिया समेट लेती है, तो माँ हमें कब-कब और कहाँ-कहाँ और किस तरह से याद आती हैं, कि मम्मी तुम बहुत याद आती हो, जब भी दर्पण में खुद को देखती हूँ। जब भी दर्पण में खुद को देखती हूँ, तुम जैसा ही खुद को पाती हूँ। हाँ, मेरे हर सजने, हर संवरने में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जब भी मैं खाना बनाती हूँ और अपने बच्चों को फुसलाती हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ और अपने बच्चों को फुसलाती हूँ, मेरे हर समझाने और हर निवाले में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जैसे हमारी मम्मी हमें फुसला-फुसला के कुछ भी खिला देती थी, तो अब हम वही काम कर रहे होते हैं। हाँ, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ या लोरी गाकर सुलाती हूँ, मेरे हर एक शब्द, हर एक लय में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। मैं जब भी थक कर चूर हो जाती हूँ, जब भी मैं थक कर चूर हो जाती हूँ और बिना बात झुँझलाती हूँ, मेरे हर एक अनकहे एहसासों में, मेरे हर एक अनकहे एहसासों में मम्मी तुम बहुत याद आती हो, बहुत मम्मी तुम बहुत याद आती हो। वाह! और सच में आती है मम्मी याद। जब भी कुछ होता है तो माँ याद आती है। हाँ, और ये देखिए ना, माँ जो है ना वो अपनी संपूर्णता दे देती है अपनी संतान को, है ना? बिल्कुल। हम हुँ, कभी अगर हम गौर करें तो हम बिल्कुल उन्हीं उन्हीं स्टेप्स पर खुद को खड़ा पाते हैं जिस पर हमने माँ को देखा है। हुँ। तो सही बात है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन और मैं जीवन इसी को कहते हैं कि कहीं रुक नहीं सकते हम। जिस तरह से समय है ना, वो प्रतिपल गतिमान है, तो उस समय के साथ में हमारा जीवन भी प्रतिपल गतिमान है और हर एक काम अपने समय पे होना बहुत अच्छा होता है, कि समय से सब कुछ होता रहे, तो यही जीवन की आप कह सकते हैं कि मतलब एक सफल जीवन इसको भी कह सकते हैं कि हर काम अपना टाइम टू टाइम होता रहे और उसमें हम कुछ सीखें और कुछ आगे बढ़ें। हाँ, चलिए, ये तो हम दोनों ही भाव विभोर हो गए एक तरह से अपनी-अपनी हाँ, माँ को याद जी, करके। दोनों की संवेदनाएँ आ गई ना सामने। बिल्कुल। और मैं वही कह रही हूँ कि भावनाएँ देखो हर व्यक्ति की लगभग समान होती हैं। रचनाकारों का विलक्षण प्रतिभा यही है कि उन भावनाओं को हम शब्दों में शायद पिरो लेते हैं और एक साधारण व्यक्ति जो है वो भावनाएँ तो उसके अंदर भी हैं और सेम है। क्योंकि मुझे सब लोग कहते हैं कि कैसे समझ लेते हो, कैसे लिख देते हो हमारे दिल की बात तुम। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सबकी संवेदनाएँ एक जैसी होती हैं और सिर्फ़ हम उसको शब्दों में उतार देते हैं, जैसा कि आप महारत है आपको उसमें कि आप तो बिल्कुल, बस बड़ों का आशीर्वाद है, और जो मेरे गुरुजन हैं, बड़े हैं, उन सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, सबका स्नेह है, प्यार है, और कुछ नहीं खास, और भगवान की दी हुई कुछ कलाएँ हैं जो, और देखिए हाँ, बहुत एक लोग जो हैं लगातार हमसे जुड़े भी हुए हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं भावपूर्ण रचना, आपकी रचना पे उन्होंने कमेंट किया हुआ है। और सुमित सिंह जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार सेवक जी कहते हैं ममत्व से परिपूर्ण अद्भुत कृति आपकी रचना के लिए बहुत खूब। धन्यवाद। मन कर रहा है बस सुनती ही रहूं, सरिता यादव जी कह रही हैं। अच्छा, और भी बहुत बहुत-बहुत सारे लोग हैं धन्यवाद और सभी श्रोताओं को जो भी यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, सब अपना समय दे रहे हैं हमें, तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, सभी को बिल्कुल। धन्यवाद। हम्म। और साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको हाँ, सुनते हैं, कुछ चलिए, और आपको जानते हैं। क्योंकि आपके अपने खजाने में से कुछ और चीजें टटोलिए और निकालिए। मैं क्या निकालूं? अ, अच्छा, मैं ये आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं ना भगवान कृष्ण को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है कि सभी को करना चाहिए। और कभी मौका मिले तो आप एक बार भगवत गीता की तरफ जरूर रुख करें। तो मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण सा योगी कौन, कोई नहीं। कृष्ण सा, श्री कृष्ण सा अ, भक्त भी कोई नहीं। और श्री कृष्ण ने जिस तरह से उनकी बाल लीलाओं का जो भी हम वर्णन पढ़ते हैं,
वो अगर आप पढ़ेंगी तो आज आपको पढ़ते पढ़ते ही यही लगेगा कि वो सारी जो भाव भंगिमाएं हैं वो हमारे सामने घूम रही हैं और हर बच्चे में नजर आती हैं कहीं ना कहीं। वो सब कुछ, वो नटखटपन, वो बालपन, सारी कुछ। और अगर हम अलग जाएं तो श्री कृष्ण ने जिस तरह से अर्जुन को युद्ध नीति समझाई और जिस तरीके से समझाई, वो भी अपने आप में एक अद्भुत है। तो पढ़ने के बाद एक दिन ऐसे ही मैंने लिखा कि क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने, क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने। अब आपको आवाज आ रही है स्मिता जी? बिल्कुल, 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 तो आ रही है। क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने, रागी हो बैरागी हो। कृष्ण सा रागी और बैरागी भी कोई नहीं। तो क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने, रागी हो बैरागी हो, रोम रोम अनुरागी हो। रागी हो बैरागी हो, रोम रोम अनुरागी हो, गैया गोपी संग गोकुल की गलियों में कुछ भ्रमण करें। क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने। कृष्ण सा प्रेमी नहीं, कृष्ण सा नटखट नहीं, कृष्ण सा युद्ध नीति से परिपूर्ण नहीं, मतलब जीवन के हर पड़ाव में कृष्ण अपने आप में संपूर्ण, चाहे वो बिल्कुल, गीत हो, संगीत हो, कुछ भी। तो धुंधली सी कोई सांझ हो, धुंधली सी कोई सांझ हो, कोई मध्यम सा राग हो। धुंधली सी कोई सांझ हो, कोई मध्यम सा राग हो, खो जाए जिसमें जग सारा, पग पग थिर के नृत्य करे। क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने, क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने। दही माखन और मटकी हो, दही माखन और मटकी हो, शिकायतें माँ तक की हो। मतलब वो शिकायत शिकायत कैसी बच्चे की जो उसकी माँ तक ना पहुंच जाए। तो दही माखन और मटकी हो, शिकायतें माँ तक की हो, माँ छड़ी उठाए भागे पीछे, आओ कुछ ऐसा कृत्य करें। क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने। कोई दीन ना हो कोई हीन ना हो, कोई दीन ना हो कोई हीन ना हो, कोई भाव भंगिमा विहीन ना हो। एक मित्र हो मगर सुदामा सा, एक मित्र हो मगर सुदामा सा, मित्रता जिसकी हमें तृप्त करे। क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने, क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने। जीवन रूपी इस महासमर में, जीवन रूपी इस महासमर में, जब हृदय पार्थ बन घबराए। जीवन रूपी इस महासमर में जब हृदय पार्थ बन घबराए, तब बन केशव सा सारथी वो महासमर परिपूर्ण करें। क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने, क्यों ना कुछ पल को कृष्ण बने। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। मतलब आपकी सोच को नमन है, नमस्कार है कि इतनी छोटी-सी उम्र में इस तरह से, इस गहराई से सोच पाना अद्भुत है अपने आप में। और आपको बुलाने का मेरा जो निर्णय था, मुझे लगता है कि बहुत सही था। हमारे दर्शक भी मेरे इस बात से एकदम मतलब कहेंगे कि हाँ, मैं गलत नहीं हूँ इस बात पे। अ, बहुत अच्छा, धन्यवाद अभी श्वेता जी। जिस आप तरह से आपने अब ये संवेदनाओं के बाद ना आप मुझे अपना भाव विभोर कर रही हैं। भाव विभोर भी संवेदनशील व्यक्ति ही होता है, कोई और नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात है, एक मैं घोषणा भी अभी ही कर देती हूँ, हालांकि मुझे बाद में करना था इसको, और बल्कि कुछ दिनों के बाद करना था, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ अपने दर्शकों को, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो, कि 24 और 25 तारीख को हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं गीता पर, कि भगवत गीता को, अच्छा, मैंने भी जो अपने जीवन में जितना भी पढ़ा सीखा जाना है, मैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं हूँ, लेकिन बावजूद उसके जब मैंने गीता को सुना और जाना और समझा, तो मुझे लगा ना कि इसे हर किसी को सुनना चाहिए और अपने जीवन में ज़रूर उसको कहीं न कहीं, क्या मैं कहती हूँ, पूरा जीवन शैली ही उसका, जीवन को देखने का जो दर्शन है ना, बिल्कुल। वो बदल जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। तो मैं अपने इन्हीं चीज़ों से, जो मैंने खुद से सीखा, वो मैं चाहती हूँ कि हमारे से जुड़ने वाले जो युवा हैं और जो भी लोग हैं, जिस भी आयु वर्ग में हैं, वो भी सीखें और जानें। तो 24 और 25 तारीख को हमारे साथ डॉक्टर रमेश यादव कृष्ण जी, जो कि इस पे एक बहुत बड़े विद्वान हैं,
और उनके साथ एक साक्षात्कार है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है हमारा, और निश्चित रूप से उनको, आप दर्शकों को आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर वहाँ पे मिलेगा। तो मैं इसका एक प्रॉपर जो घोषणा होता है वो मैं आपको पोस्टर के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से इस पे जरूर डालूंगी, लेकिन चूंकि ये बात छिड़ रही थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इसको आज ही यहाँ पे बता दिया। तो नहीं आप नहीं, लोग इसको आपने नोट बहुत कर अच्छा लीजिए कि किया। हाँ, बिल्कुल जी, हम जुड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी रचना आपकी, और बहुत ज़्यादा जोड़ने वाली, बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद कह सकते हैं इसको। साथ ही देखिए, चलिए हम रूपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं, श्री कृष्ण की अनुरागी हो आप। 1 मिनट, कहाँ चला गया मैसेज? मुझे देखना पड़ेगा फिर से। श्री कृष्ण की अनुरागी हो आप, स्वयं बड़भागी हो। वाह! क्या बात है। अ धन्यवाद। और देखिए हमारे साथ लगातार लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितने अधिक से अधिक लोग जुड़े हैं, अपना कमेंट के माध्यम से हमसे अपनी अपनी बातों को साझा करें, और वही हमारी एक सफलता है। संगीता चौबे पंखुड़ी जी कहती हैं, वाह वाह जी, और क्यों ना कुछ पलों को प्रश्न बने, क्या नए भाव में नई परिकल्पना में शब्द संयोजन किया है, विचित्र अति सुंदर सृजना। सृजना, बधाई हो आपको, बधाई दे रहे हैं राजकुमार सेवक जी आपको बहुत बहुत। और चलिए, बहुत सारे लोग, ज्योत्सना पांडे जी जुड़े हुई हैं हमसे, सविता सिंह सूर्यवंशी जी हैं, और हाँ, मेरी। अच्छा देखिए, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी की तरफ से हमारे पास मैसेज भी आ गया कि गीता पर कार्यक्रम की रचना करना स्वागत योग्य है साधुवाद मंच को। हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ये साहित्य उन्नयन का मंच ही है। जी बिल्कुल, जी जी। मतलब एक जो सोच आती है ना इस कार्यक्रम को रखने के पीछे, मुझे वो बहुत सुंदर सोच लगती है। तो इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और आपको बहुत बधाई देना चाहूंगी। अरे मुझे नहीं, बधाई साहित्य उन्नयन मंच को, जिसने मुझे भी ये एक, कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो दिया हम जैसे सोच वालों को, कि जो हम सोचें वो हम अधिक से अधिक लोगों तक बांट सकें। मेरा हमेशा ये सोचना होता है कि मतलब, जैसे एक है ना, कि आपके पास धन है, आपके पास जो भी चीज है ना, वो आप लोगों को बांटो, अधिक से अधिक बांटो, जिसके पास जो भी कुछ है। अगर मेरे पास सोच है तो मैं उस सोच को बांटू, कि कोई अगर धनी व्यक्ति है तो उसके अपने धन को जरूर वितरित करना चाहिए ऐसे लोगों में जिनको उसकी जरूरत है, और इस माध्यम से इस तरीके से करें कि ताकि उनको जरूरत खत्म हो जाए और वो इस लायक हो जाए कि वो बांट सकें। तो ये हाँ, मेरी सोच हमेशा रहती है। जैसे आपके पास, आप भावना प्रधान हैं, आप भाव, तो अपनी भावों को आप अपने शब्दों में, अपनी रचनाओं में जिस तरह से लोगों को आप बांट सको, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं जो लिखती हूँ, मैंने जो महसूस किया वो मैंने लिखा। ये मेरी कविता रही है बचपन से आज तक। मैंने अभी मैं ये कहना चाहूंगी आपसे बीच में कि मैं पिछले काफी समय से मैंने लिखना बंद कर दिया था। और लिखती थी, मैं ऐसा लिखती थी कि अगर कहीं किसी कागज पे कुछ लिख दिया, लिखने के बाद वो वहीं पड़ा है। फिर कहीं किसी डायरी में लिख दिया, वो वहां है। तो ऐसे ना रचनाएं इधर उधर इधर उधर, पर वो कभी भी एक परिपक्व रूप में सामने नहीं आती थी। तो मेरे हस्बैंड पढ़ा करते थे, अच्छा ये तुमने लिखा है, अच्छा ये तुमने लिखा। फिर उनको लगा कि अच्छा, जब इतना अच्छा लिख रही हो तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, वो सामने आना चाहिए। तो एक बिल्कुल। प्रोत्साहन जो होता है ना, मुझे लगता है एक कलाकार के लिए ना प्रोत्साहन रचनाकार के लिए बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, जरूरी सही होता बात। है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, मतलब यहाँ जो हमारे श्रोता हैं और जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे हैं, तो अगर आपको कहीं कुछ दिखता है ना, और कुछ नहीं कर सकते, प्रोत्साहित करें, जरूर प्रोत्साहित करें। बिल्कुल। साहित्य उन्नयन मंच इसीलिए बना है, और इसी उद्देश्य, इसी विचार के साथ बना हुआ है कि जितना ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर सके। चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी और हम इसको कर रहे हैं, अपने शब्दों में क्या बोलें, करके दिखाएँगे इसको। और नीलम जी, जैसा आपके साथ है कि चलो, मैं तो थोड़ा बहुत आपको जानती भी हूँ, और आपकी रचनाओं के माध्यम से लोगों ने भी आपको समझा होगा, जाना होगा। इसके पहले आपने एक अपना एकल काव्य पाठ भी किया था साहित्य उन्नयन से, हाँ, और विश्वास मानिए कि उसके बाद से ही मेरे अंदर ये विचार आया कि आपको इस कार्यक्रम में मैं जोड़ती हूँ,
क्योंकि इतनी तारीफ हुई आपकी उसकी कार्यक्रम के बाद से। तो मुझे भी देख के लगा कि अरे वाह, इस छोटी सी उम्र में इनके पास तो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा है। तो देखिए, एक कहीं से कुछ सुराग मिला और आज यहाँ आप जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, कुछ और रचनाएं, कुछ और अपनी चीजें, कुछ और सुनाइए आप, क्योंकि मंच तो आज आपका मैं है। इसके बाद आपको भी कुछ सुनाना होगा। अगर आप एक भजन सुनाइए, अगर मैंने सुना है पिछले ही दिनों आपका एक भजन सुना मैंने कहीं। मैंने कहाँ सुना है, शायद आपके चैनल पे या कहीं मैंने सुना है। तो मैं सुना, चाहूंगी कि आप सुनाएं। आप सुनाइए, आज अगर मंच आपका है, जैसा आपका आदेश होगा मैं तो बीच में सुनाती रहूंगी। लेकिन ये मंच आपका है, आपके लिए है फिलहाल, क्योंकि मैं सुनाऊंगी तो फिर लोगों की शिकायत होगी कि देखो ये तो खुद ही शुरू हो चुकी है। नहीं नहीं, तो फिर चलिए मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। ये मैंने पिछले दिनों लिखा कि अ, जो तुम कह दो तो मैं एक मामूली सी बात हो जाऊं। वाह, जो तुम कह दो तो मैं एक मामूली सी बात हो जाऊं। तुम्हें देकर उजाला खुद अंधेरी रात हो जाऊं। तुम्हें देकर उजाला खुद अंधेरी रात हो जाऊं। ना चाहूं आन बान और कोई सम्मान मैं तो अब। ना चाहूं आन बान और कोई सम्मान मैं तो अब। जो तुम कह दो तो रत्ती भर वाली औकात हो जाऊं। जो तुम कह दो तो रत्ती भर वाली औकात हो जाऊं। मैंने वाह। श्रृंगार रस की कोशिश की, छोटा सा कुछ लिखा और हाँ, शायद पसंद आए सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर मुक्तक चल रहे हैं आपके। कि अपने ख्वाब सारे अब तुम्हारे नाम कर दूं और कि अपने ख्वाब सारे अब तुम्हारे नाम कर दूं और गई बीती पुरानी सी कोई मुलाकात हो जाऊं। गई बीती पुरानी सी कोई मुलाकात हो जाऊं। जो तुम कह दो तो मैं एक मामूली सी बात हो जाऊं। तुम्हें वाह, देख फिर उजाला खुद अंधेरी रात हो जाऊं। ना चाहूं चांद और तारे कभी जीवन में मैं अपने। ना चाहूं चांद और तारे कभी जीवन में मैं अपने। तेरी मुस्कान भर से, तेरी मुस्कान भर से फिर से मैं आबाद हो जाऊं। तेरी मुस्कान भर से फिर से मैं आबाद हो जाऊं। कहो अब और कितना दूं तुम्हें मैं प्रेम का परिचय। कहो अब और कितना दूं तुम्हें मैं प्रेम का परिचय। कि सीने में छुपा लो तुम मैं वो जज्बात हो जाऊं। कि सीने में छुपा लो तुम मैं वो जज्बात हो जाऊं। तुम्हें वाह, देकर उजाला खुद अंधेरी रात हो जाऊं। ये अद्भुत। तन मन और जीवन सब तुम्हारा था तुम्हारा है। ये तन मन और जीवन सब तुम्हारा था तुम्हारा है। कि सब कुछ वार कर कर, कि सब कुछ वार करके मैं हंसी हालात हो जाऊं। तुम्हें देकर उजाला खुद अंधेरी रात हो जाऊं। जो तुम कह दो तो मैं एक मामूली सी बात हो जाऊं। धन्यवाद। तो बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। और मुझे लगता है ये आपने जो नया रचा है, ये वही गीत है।
बहुत हाँ, सुंदर, बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण। और देखिए हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं और समर्पण से ही सच्चा प्रेम और समर्पण में ही सच्चा प्रेम है। भावपूर्ण गीत, वाह वाह! रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं बहुत बहुत तारीफ आपकी। बहुत सुंदर मधुर कंठ के मधुर स्वर, अनुपम गायन, वाह! वाह वाह नीलम जी, बहुत सुंदर, अविस्मरणीय। देखिए लगातार लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसी बीच जो है राजकुमार सेवक जी का भी एक आ गया कि मैं प्रकृति हूँ, संस्कृति हूँ, दोबारा सुना दीजिए। बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले ही मैंने सुनाया था उनके कार्यक्रम में। हाँ, हाँ। लेकिन आपकी रचना बहुत भावपूर्ण और बहुत सुंदर। बहुत और धन्यवाद। देखिए संगीता चौबे जी भी कहती हैं कि बहुत शानदार भावपूर्ण गीत। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो आज आपकी प्रतिभा को और भली भांति और बहुत ही निकट से समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। और बस बताइए यही नीलम एक जी। एक छोटी-सी कोशिश थी श्रृंगार रस की। बिल्कुल। और अच्छा, मेरे मेरी भी आपसे ना एक डिमांड है, चलिए राजकुमार सेवक जी की, मैं अभी थोड़ी देर बाद अगर समय रहेगा तो मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगी, अदरवाइज़ मैं तो आती ही रहूँगी यहाँ किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी न किसी तरह से मैं तो अच्छा। बहुत कुछ है मैं समय-समय पे प्रकृति हूँ, सुनाऊँगी। उस दिन मैंने भी सुना था, काफ़ी अच्छा था। मैं प्रकृति हूँ आपने सुनाया था, जी। वो काफ़ी हाँ, अच्छा था। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को और बिल्कुल अगर समय रहेगा तो मैं कोशिश करूँगी इसको सुनाने का। लेकिन आज तो आपको सुनना है, हमें ज़्यादा सुनना है, आपके बारे में जानना है। तो हम उसी पे वापस आते हैं, आप अपने विषय में कुछ बातें हों, तो ज़रूर आप साझा करें कि जो लोग सुनें, समझें और उससे अपने जीवन में भी परिवर्तित हों। बस मैं अपने बारे में क्या कहूँ, जो आपने कहा कि मेरी कम उम्र में मेरी रचनाएँ जो भावपूर्ण हैं, जो भावनाएँ हैं, संवेदनाएँ हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, ये सब रचनाएँ ये सोच कर रची हुई रचना नहीं है। ये मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी मेरी उम्र है, जितनी मेरी समझ है, मैंने अपने हिसाब से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सुनना बाकी है, समझना है और जितना कुछ जाना समझा है सब कम है। तो जब तक साँस चलती है ना, तब तक सीखने वाली प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए, मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही बात। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक जैसे गिलोय की जो लता होती है ना, वो एक सहारे बढ़ती चली जाती है और खुद ही अपने आप में वो कितनी गुणवान होती चली जाती है और है भी, ये सभी जानते हैं। तो वैसे ही एक जो नहीं भी जो जानते होंगे ना तो ये कोरोना ने तो बिल्कुल जना बिल्कुल सबको बता बता दिया दिया, हाँ, होगा। हर घर में दिखेगी। तो बिल्कुल। बस वही है कि किसी भी सहारे ज्ञान लीजिए और बढ़ते चले जाइए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। तो चलिए एक और हो मैंने जाए कुछ। मैं क्या सुनाऊँ? मैंने एक श्रृंगार रस की कविता आपको सुनाई। अभी मैं ना एक सुनाऊँ अगर जो आज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो सोशल मीडिया वगैरह है और जो कुछ भी है, तो जितना हम उसमें सम्मिलित हैं और जीवन के हर पक्ष को हम उससे ही जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में अगर कोई मैं अगर श्रृंगार रस शब्द यूज करूं तो उसमें कैसा एक कविता कैसी बनेगी तो वो मैं आपको सुनाती हूँ कोशिश है पसंद आएगी बिल्कुल, सबको बिल्कुल, बिल्कुल। स्वागत है आपका। कि ये इसको हास्य व्यंग्य भी मान सकते हैं कि सुनो प्रिय कल देखा तुमको सुनो प्रिय कल देखा तुमको इंस्टा की प्रोफाइल पर वाह! सुनो प्रिय मतलब वही मैंने पहले ही आपको बताया कि ये परिस्थिति आज की जो परिस्थिति चल रही है उस हिसाब की कविता है ये तो सुनो प्रिय कल देखा तुमको इंस्टा की प्रोफाइल पर वही शर्म थी वही हया थी वही आंखों में काजल था वही घनेरी काली जुल्फें जिनके पीछे मैं बादल था सुनो प्रिय कल देखा तुमको इंस्टा की प्रोफाइल पर माथे पर छोटी सी बिंदिया अब भी चंदा सी चमक रही थी माथे पर छोटी सी बिंदिया अब भी चंदा सी चमक रही थी चेहरा अब भी फूल गुलाबी जिनके पीछे मैं पागल था सुनो प्रिय कल देखा तुमको इंस्टा की प्रोफाइल पर मधुर मुस्कान ये बता रही थी
मधुर मुस्कान ये बता रही थी कि तुम अब भी उतनी ही खुश हो, छोड़ गई थी तुम ही मुझको, आखिर तुमको क्यों दुख हो, आखिर तुमको क्यों दुख हो। अरे जाना था तो जाते जाते मुझे मेरी कमी बता जाती, जाना था तो जाते जाते मुझे मेरी कमी बता जाती, फाइल में जिसके गले लगी हो उसका नाम बता जाती, तो ठेस न लगती मन को अगर तुम, ठेस ना लगती मन को अगर तुम ऐसी ही हो बता जाती, ठेस ना लगती मन को अगर तुम ऐसी ही हो बता जाती, और गले लगाकर मुझको भी डीपी एक लगा जाती। तो ऐसे क्या इस बात है, क्या बात है। प्रेम भाव में जो इच्छा छुपी है, जो दुख है वो किस बात का दुख है, दुख है डीपी ना लग पाने का। तो ठेस ना लगती, आपने ठेस तो ना कितने लगती। लोगों के जख्मों को कुरेद दिया होगा इस समय। बस बहुत बहुत माफी चाहती हूँ मैं इसके लिए, और ये भी परिस्थितियों वाली कविता है, कभी नहीं, कभी बहुत माफी चाहिए अद्भुत और बहुत बहुत शानदार है, और सही बात है, परिस्थितियों वाली ही है। कि ठेस न लगती मन को अगर तुम ऐसी ही हो बता जाती, गले लगाकर मुझको भी डीपी एक लगा जाती, दिन रात लगाए फोन तुम्हें, दिन रात लगाए फोन तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे ही मोबाइल पर, सुनो प्रिय कल देखा तुमको इंस्टा की प्रोफाइल पर। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। और सही बात है। पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है, मुझे ज्यादा नहीं पता इस विषय पे। लेकिन मजा आ गया, मजा आ गया सुन करके। और चलिए, लोगों के भी कमेंट आ रहे हैं। वाह वाह नीलम जी, आप तो बहुमुखी काव्य प्रतिभा की स्वामिनी हो, ईश्वर आपको उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर करता रहे। राजकुमार सेवक जी का आशीर्वाद आपके लिए। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी सामयिक रचना बोल रहे हैं, और सही बात है, सामयिक रचना है, हास्य है, तो हास्य को हास्य में लिया जाए, और हंसा जाए, खूब खुल के हंसो। मैं तो यही कहना है कि जीवन में ना हर एक पल को जीना चाहिए, खूब खुल के हंसना चाहिए, और वो हर कुछ करना चाहिए जो आप चाहते हो। जो जाहिर सी बात है कि ऐसा ना हो कि मेरा मन हो रहा है कुछ भी, सही करें, अच्छा करें, प्रेरित करने वाला करें, समाज को, अरे अपने परिवार को और खुद को आगे बढ़ाने वाला कार्य करें, वो ये हर चीज करें। हास्य है, हास्य में एक दुख दिखाया गया है, और दुख किस बात का दुख है, दुख में भी हास्य है, कि दुख डीपी में ना लग पाने का दुख है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये दुख छोटा दुख नहीं होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। हास्य सबसे बड़ा दुख है। मैं नहीं नहीं, मुझे मालूम है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और वो देखिए, समय तो बढ़ता ही जा रहे हैं। काश आपको भी लग रहा होगा, और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को भी लग रहा होगा कि थोड़ा देर और चलता रहे बस इसी तरह से। और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे इतना समय बीत गया, बताइए। और बस आपके साथ बातें करते हुए, वैसे भी ना कहते हैं कि दो लड़कियां, लड़कियां ही बोलूंगी मैं क्योंकि मुझे महिला बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो दो लड़कियां अगर मिल जाएं और बातें करें तो समय का पता नहीं चलता। तो आज जो हाँ है हम वो, दोनों ने मिल करके इसको सिद्ध भी कर दिया। हाँ बिल्कुल वो बात हो जाती ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सही बात। तो वही बात है, मतलब दो, जो आपने कहा महिलाएं नहीं बोलूंगी तो दो नहीं, लड़कियां बिल्कुल नहीं नहीं। बोलूंगी, तो ऐसा ही हो गया। बिल्कुल, बातें ही हैं, बातों से ही बातें निकलती हैं। और चलिए, और आपके बारे में कुछ आप बताना चाहें, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया कुछ। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि साहित्य उन्नयन के साथ जुड़कर आपको कैसा महसूस हो रहा है, और आपका यहाँ पे जुड़ना कैसे हुआ साहित्य उन्नयन से, इसके बारे में भी आप कुछ बताइए। साहित्य उन्नयन से मैं जुड़ी फेसबुक के माध्यम से, और जैसे आपसे मिलना हुआ वैसे ही मेरा साहित्य उन्नयन से मिलना हुआ, फिर यहाँ रिश्ते बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और हम, आपने इतना सम्मान दिया मुझे, दो दो बार मैं यहाँ आई हूँ, बैठी हूँ, लोग सुन रहे हैं मुझे। और मैंने, मेरी एक कविता की लाइन भी है कि कभी जो कैद थी नज़्में बंद डायरी के पन्नों में, कि आज इस मंच से हर नज्म का आगाज हो जाए। तो ऐसा ही हुआ, और वो वाह, हो रहा है, आगे भी चल रहा है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का।
बिल्कुल। और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद है, लेकिन ये धन्यवाद अंतिम वाला धन्यवाद नहीं है, ये भी छोटा वाला धन्यवाद है, बीच वाला धन्यवाद है। और लेकिन अगर आप साहित्य उन्नयन को कोई संदेश देना चाहें और हमारी कुछ कमियाँ गिनाना चाहें, तो आप यहाँ पे कह सकती हैं, उसके लिए कोई रोक-टोक नहीं है। नहीं, कमियाँ मुझे अभी तक तो कोई कमी दिखाई नहीं दी, और मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य उन्नयन जो है वो अपना काम पूरी कर्मठता के साथ कर रहा है। आप लोगों को भी मैं देखती हूँ, आप लोग किस तरह से अपना पूरा समय दे रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। हम लोग और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रचनाकार को पूरा सम्मान मिलता है अच्छे से, तो ये चीज आगे भी चलती रहे। यही कामना है चलिए, ईश्वर से कि बस ऐसा ही काम चलता बिल्कुल, रहे तब बिल्कुल, तक। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और साथ ही देखिए, आ रहा है कि इस एपिसोड को भी एक और भाग आयोजित किए करें। मतलब आपको पुनः बुलाने के लिए अभी से आपका मेरे काम पास। डबल किया जा रहा है। जी, जी, फिर से आपका बोलिए काम आप। डबल किया आपका काम डबल किया जा रहा है फिर। नहीं, नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है और मेरा यही काम है। समझ लीजिए कि मुझे इन चीज़ों से जितनी ऊर्जा मिलती है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती है। मुझे अपनी कोई रचना रचने के बाद में या इस तरह से माहौल के जीने के बाद में मुझे मेडिटेशन वाला फ़ील आता है कि जो ध्यान में बैठने के बाद जिस ऊर्जा का संचार आप अपने अंदर महसूस करते हो ना, मुझे इस माहौल के बाद वही ऊर्जा मिलती है। तो मेरे लिए काम की आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इस तरह के नहीं, काम तो मैं चौबीसों घंटे कर सकती हूँ, हर दिन कर सकती हूँ। तो लोगों का है निवेदन, लोगों का आदेश भी है, तो ज़रूर सोचिएगा साहित्य उन्नयन मंच इस विषय में। और आपसे आपका समय लेकर के और एक बार फिर से आपको हम आमंत्रित करेंगे। चलिए। और रचना से स्मिता जी आया याद कि आपने अभी तक सुनाया नहीं, आपकी रचना बाकी रह गई। मेरी रचना, हाँ, चलिए, समय भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैं अपनी रचना के साथ ही कोशिश करूँगी। जो डिमांड आई थी कि मैं प्रकृति हूँ, एक बार फिर से सुनना चाहते हैं, तो हाँ, मैं उसी को सुनाती हूँ। तो सुनिएगा। मैं प्रकृति हूँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं ही तो मन की भक्ति हूँ। मैं धरती हूँ, मैं अंबर हूँ, मैं जल से भरा समंदर हूँ। मुझ में है नदियों की मस्ती, मुझ में है नदियों की मस्ती, मैं ही सूरज की ज्योति हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं मन मस्तिष्क में बुद्धि हूँ, दुविधा में मैं सद्बुद्धि हूँ। मैं गंगा हूँ, मैं ही संगम, वृक्ष आच्छादित कानन हूँ। जिसके बिना न जीवन संभव, जिसके बिना न जीवन संभव, हाँ, मैं ही नदियों की जल हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं नभ में उड़ती पक्षी हूँ, जल के भीतर मैं मच्छी हूँ। मैं अंतरिक्ष गंग आकाश हूँ, मैं ही हर मन की आस हूँ। जिसके बल से सब है संभव, जिसके बल से सब है संभव, मैं इच्छा शक्ति प्रकाश हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं अडिग अचल हिमालय हूँ, मैं ही रेत भरी मरुस्थल हूँ। पुरुषों में मैं ही पौरुष हूँ, स्त्री में ममतामयी मन हूँ। मैं जीवन रूपी बीज में हूँ, मैं जीवन रूपी बीज में हूँ, मैं कण कण हर एक पल में हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ।
मैं कल थी, मैं आज भी हूँ, आने वाला मैं कल भी हूँ। मैं नियमों से प्रतिबंधित हूँ, मैं स्वयं पूर्ण संवर्धित हूँ। जब मुझको छेड़ा जाता है, जब मुझको छेड़ा जाता है, हो क्रोधित मैं सब लीलती हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। बहुत बढ़िया गीत। इसको आपने ना बहुत अच्छे सुरों में पिरोया भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गीत तो अच्छे हैं, शब्द मुझे ये बहुत जान अच्छे के हैं और बहुत अच्छा बोल लगा भी कि बहुत लोग अच्छे हैं। दोबारा जब किसी चीज को सुने तो यही हमारी एक सफलता कह सकते हैं कि चलिए हमने प्रयास किया। और एक माहौल होता है, एक मूड होता है किसी एक रचना को रचने में, तो जब उसको कोई स्वीकार कर लेता है तो ये हमारी एक उपलब्धि हो जाती है। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद और इस रचना को इतना मान देने के लिए। देखिए साथ में हमारे रचना साथ इतने सारे लोग हैं। जी, जी नीलम जी बोलिए रचना आप। आपकी ना ये बहुत सुंदर है, और इसके साथ सुंदर लगता है जब इसे ना आपने इतने सुंदर लय में सुर में पिरोया है। और जब आप गाती हैं आपकी आवाज अच्छी है और ये बहुत सुंदर लगती है, मतलब हम चलिए ना बहुत उसमें देख हुए रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनः। काव्य रचना और उसका प्रसार भी एक साधना ही है, सही बात है। और बहुत अच्छा। चलिए वो बहुत सारे लोग हैं जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ वो कमेंट के माध्यम से हमें प्रेरित भी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है उनको पढ़ करके, सुन करके, लोगों को जान करके। और बहुत यही तो धन्यवाद है। सभी का। चलिए आज का एपिसोड का समय तो यहीं पे पूर्ण हो रहा है। 1 घंटा कैसे बीत गया हमें पता भी नहीं चला। डिमांड है आपको एक बार फिर से सुनने की, एक बार फिर से बुलाने की। तो आप बताइए कि आप कब समय दे सकती हैं? मैं जब श्रोता सुनना चाहेंगे मैं सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो मैं आपसे बात करके और यहाँ इन लोगों को फिर बता सभी दूँगी। का बहुत धन्यवाद, इतना इतना ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, दोबारा आने का आग्रह। तो मैं क्या कहूँ, मैं ये मतलब वो मैंने शुरू में एक शब्द कहा था ना, भाव विभोर कर दिया आपने, तो आपने, श्रोताओं ने, मंच ने, सबने मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। चलिए, हम भी बहुत-बहुत आभारी हैं दर्शकों के लगातार जुड़े रहने से और इस कार्यक्रम को और कार्यक्रम में आने वाले हर एक हमारे रचनाकार को इतना मान-सम्मान देने के लिए, उनको इतना प्रोत्साहित करने के लिए। बहुत सारे जीवन ऐसे भी आपके सामने आएँगे जिनको जान कर के आप भी आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कि ऐसा भी जीवन हो सकता है, कुछ ऐसी भी कहानियाँ, कुछ ऐसे भी किरदार हमारे सामने आते रहेंगे। तो इन्हीं सब भावनाओं के साथ में मैं आपको तो धन्यवाद करती हूँ नीलम जी कि आपने अपना समय दिया। मैं दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और अगले रविवार को ठीक 4 बजे हमारे साथ एक ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्ति और ऐसे ही एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी जिनके पास हिंदी के शब्दों का और हिंदी के जो भाव हैं, जो हमारी भारतीयता है, जो हमारे ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से ही एक व्यक्ति हैं। उनका मैं आप लोगों के सामने परिचय रखूँगी, उनके कुछ कहानियाँ, उनके जीवन चरित्र को, उनके कुछ संस्मरणों को हम यहाँ पे जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो बस अगले रविवार को इसी तरह से, इसी मनोभाव के साथ हमसे जुड़िएगा और जुड़े रहिएगा और साहित्य उन्नयन पे अन्य और भी कार्यक्रम होते रहते हैं, उसको भी आप अपना ऐसे ही समय देते रहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज मैं नीलम जी के साथ यहाँ से विदा लेती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। नीलम जी आपको भी। बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, सभी को नमस्कार।